प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कक्षा 12 की हिंदी आधार विषय की इस कक्षा में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डायरी के पन्ने पाठ का दूसरा और अंतिम भाग। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं, इस पाठ की, इस डायरी की लेखिका हैं एन फ्रैंक। यह डायरी अंग्रेजी में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई। आइए इस डायरी में दिए गए पन्नों पर अब नजर डालते हैं। आइए देखते हैं कि एन ने अपनी डायरी में कब कब क्या क्या लिखा है। यह पहला पृष्ठ है जो हमारी पुस्तक में संकलित है 12 जून 1942 से लेकर 24 जून 1942 तक। एन फ्रैंक इस उम्मीद के साथ डायरी की शुरुआत करती है कि वह इसके माध्यम से सब कुछ बता पाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि वह वास्तव में किसी को भी अपने विचारों से विश्वास दिलाने में सक्षम नहीं रही। उसकी डायरी लिखने की शुरुआत होती है। वह सर्वप्रथम शुक्रवार 12 जून 1942 को अपने 13वें जन्मदिन की घटना का वर्णन करती है कि किस प्रकार उसे डायरी प्राप्त हुई। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यह डायरी उसके पिता ने उसको जन्मदिन के उपहार के रूप में दी थी। एन सुबह 6 बजे उठती है और 7 बजे तक उपहार खोलने का इंतजार करती है। उसे एक नई डायरी मिलती है। इसके बाद एन का दोस्त हेनिली उसे स्कूल ले जाने के लिए आता है। वह शाम 5 बजे घर लौटती है। वह अपने मित्रों हेनिली, सैनी और जैकलीन, जिसे वह यहूदी लेसियुम यहूदी बच्चों के लिए स्थानीय स्कूल में मिलने का वर्णन करती है। यहाँ विद्यालय का नाम आप याद कर लेंगे। एन रविवार को उसके जन्मदिन की पार्टी के बारे में लिखती है और उसके सहपाठियों का वर्णन करती है। एन अपने बचपन का एक संक्षिप्त वर्णन देती है। यहाँ वह फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1929 में पैदा हुई और उसका परिवार 1933 में हॉलैंड के लिए चला गया, क्योंकि वे लोग यहूदी थे। एन अपनी डायरी में किट्टी के रूप में एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित करती है और उसके दोस्तों ने एक पिंग पोंग क्लब शुरू किया है, इसकी जानकारी भी देती है। अगला पृष्ठ है 1 जुलाई 1942 से लेकर 10 जुलाई 1942 तक। एन के पिता बताते हैं कि संभावना है कि जल्दी ही छुपने के लिए जाना होगा, अज्ञातवास में जाना होगा, क्योंकि नाजी सेना को इस बात का आभास हो गया है कि ऑटो फ्रैंक और उसका परिवार यहूदी हैं और वे लोग जिस स्थान पर रहते हैं उसकी जानकारी यहूदी लोगों के विरुद्ध जर्मनी की सेना को प्राप्त हो चुकी है। वे उसे बताते हैं कि उन्हें अपनी मर्जी से घर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जर्मन उन्हें ले जाएंगे। एन अपने पिता की योजना से काफ़ी निराश है, क्योंकि वह घर नहीं छोड़ना चाहती। 3 दिन बाद रविवार दोपहर को एन की बहन मार्गोट उसे बताती है कि उनके पिता को एक कॉल नोटिस कुलीन नाजी गार्ड से मिला है। लड़कियां जल्दी जल्दी पैकिंग शुरू करती हैं। अगले दिन वे कपड़ों के ढेर को, जो बहुत बड़ा था, उसे कई परतों में पहन लेती हैं। कई जोड़ी कपड़े एक के ऊपर एक पहन लेती हैं, क्योंकि सूटकेस ले जाने का जोखिम वे लोग नहीं उठा सकते। सूटकेस ले जाने पर नाजी सेना की नज़र में वे आ सकते हैं। आखिरकार पूरे परिवार को छिपने के लिए ऑटो फ्रैंक के कार्यालय की इमारत में जगह मिलती है और कार्यालय का पता यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको याद कर लेंगे। एक गुप्त चयक यानी एनेक्सी यानी नीचे बने हुए तहखाने में, जो कि कार्यालय के नीचे था, उसमें एक बड़े ग्रे दरवाजे के पीछे ये लोग जाते हैं और उस ग्रे दरवाजे के आगे किताबों की एक अलमारी रखी जाती है, जिससे ये पता नहीं चलता है कि यहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता है। अगला पृष्ठ है 11 जुलाई 1942 से लेकर अक्टूबर 1942 तक। एन अपनी डायरी में बताती है कि एनेक्सी में रहना
अजीब बोर्डिंग घर में छुट्टी बिताने की तरह है। वह सोचती है कि इस चयक में या एनेक्सी में हॉलैंड की शायद सबसे आरामदायक छिपने की जगह है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि अन्य लोग किस तरह से रह रहे हैं जब अज्ञातवास में रह रहे हैं। तो वह यह मानती है कि उसके पिता ने अज्ञातवास के लिए जो जगह चुनी है वह शायद हॉलैंड की सबसे आरामदायक अज्ञातवास की जगहों में से एक है। एन के पिता उसे फिल्म के पोस्टर देते हैं जो वे अपने साथ लाए थे। वह उनसे अपने बेडरूम की दीवारों को सजाती है। वह उदास होती है, बाहर न जाने के कारण परेशान होती है, भयभीत होती है कि नाजी उन्हें खोज लेंगे और मार डालेंगे। वह जानती है इन सब भावनाओं के बीच भी कि एनेक्सी को छोड़ना उसके बस की बात नहीं है। जब तक युद्ध रहेगा तब तक उसे और उसके परिवार को तहखाने में ही रहना होगा। वानदान परिवार उनके साथ जुड़ता है इस एनेक्सी में और वे लोग भी एनेक्सी में रहने के लिए आ जाते हैं। अगला पृष्ठ है 14 अक्टूबर 1942 से लेकर 20 नवंबर 1942 तक। एन फ्रैंक अपने आप को व्यस्त रखने के लिए गणित, इतिहास, आशुलिपि का अध्ययन करती है। ऑटो फ्रैंक के कार्यालय के एक कार्यकर्ता उस एनेक्सी में अपने पति के साथ एक रात रुकती है। एन आने वाले मेहमानों का खुशी से स्वागत करती है। उसे बहुत अच्छा लगता है बाहर से आए लोगों से मिलकर। ऑटो फ्रैंक बीमार हो जाता है, लेकिन परिवार के लोग डॉक्टर को नहीं बुला सकते क्योंकि ऐसा करने पर नाजी सेना को उनके ठिकाने का पता चल जाएगा। बीईपी वोस्कुल इजियल श्री फ्रैंक कार्यालय के एक और कार्यकर्ता एनेक्सी में रहते हैं। एनेक्सी के निवासी एक 8वें व्यक्ति को चयक में लेने के लिए सहमत हैं और 8वें व्यक्ति के रूप में एक दंत चिकित्सक आते हैं जिनका नाम है एल्बर्ट डसेल। श्री डसेल फ्रैंक के परिवार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक यही मालूम था कि फ्रैंक परिवार बेल्जियम जा चुका है। अगला पृष्ठ है 28 नवंबर 1942 से लेकर 13 जून 1943 तक का। एन को ऐसा लगता है कि डसेल एक सख्त अनुशासक हैं, शिष्टाचार के बारे में बहुत बोलते हैं। वह लिखती है कि वे सब चयक में हन्नुकाह और सेंट निकोलस दिवस मनाते हैं, लेकिन केवल 10 मिनट के लिए वे मोमबत्ती से प्रकाश करते हैं क्योंकि मोमबत्ती की कमी है। एन बाहर हो रही भयानक घटनाओं के बारे में लिखती है। यहूदियों को उनके घरों से ले जाया जा रहा है और उन्हें परिवारों से अलग किया जा रहा है। उन सबको उन कैंप्स में बंद किया जा रहा है जहां यहूदियों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। यहूदी और गैर यहूदी बच्चे भूखों सड़क पर भटक रहे हैं। एन लिखती है कि दोनों ईसाई और यहूदी युद्ध समाप्त करना चाहते हैं और वह मानती है कि उसका परिवार चयक में बाहर के लोगों की तुलना में बेहतर है। ऑटो फ्रैंक सोचता है कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन चयक में चिंता का स्तर बढ़ गया है। श्री वान दान का मानना है कि 1943 में युद्ध समाप्त हो जाएगा। एन अपने 14वें जन्मदिवस को मनाती है और उसके लिए श्री वान दान एक कविता लिखते हैं। अगला पृष्ठ है 15 जून 1943 से लेकर 11 नवंबर 1943 का। एन लिखती है कि श्री वासजुक्कुजिल कैंसर से पीड़ित हैं, ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। श्री ऑटो फ्रैंक ने सुना है कि ब्रिटिश सिसिली इटली में उतरे हैं और सोचता है कि युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ ये बात देखने की है, समझने की है कि एनेक्सी में रह रहा हर व्यक्ति युद्ध को समाप्त करना चाहता है और इस बात की आशा से जीवित रहता है कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा। एम्स्टर्डम पर बम लगातार गिर रहे हैं। एनेक्सी में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। एन बहादुर बनने की कोशिश करती है। रेडियो पर अच्छी खबर सुनती है कि इटली के फासिस्ट नेता बेनिटो मुसोलिनी को बर्खास्त कर दिया गया है।
एन टूटे पंखों के साथ खुद को एक ऐसे पक्षी के रूप में मानती है जो ताज़ा हवा और धूप के लिए तरस रहा है, यानी उसको आज़ादी चाहिए, लेकिन आज़ादी मिलने का कोई यहाँ समय नहीं आया है। उसे ये भी चिंता है कि वान मेरीन जो गोदाम में काम करता है वह भरोसेमंद नहीं है और उनके बारे में वह नाजी सेना को बता देगा। 28 जनवरी 1944 शाम से लेकर मार्च 11, 1944 एन लिखती है कि वह चयक से ऊब चुकी है। यहाँ 2 घटनाओं का वर्णन करना और आवश्यक है। उसके मन में पीटर के प्रति प्रेम की भावना है, किंतु पीटर बहुत ही अनुशासित और बहुत ही समझदार लड़का है। उसे इन प्रेम प्रसंगों से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वह जानता है कि अज्ञातवास में प्रेम प्रसंग का कोई अर्थ नहीं बनता। दूसरी घटना सेंध मारों की घटना है। सेंध मार किसी भी घर में घुसकर दीवारों को तोड़कर उसमें सेंध मारकर सामान को लूट लेकर जाते हैं। ये चोर होते हैं एक प्रकार के, जो दीवार में सेंध मारते हैं, क्योंकि चारों ओर गरीबी का साम्राज्य है, भुखमरी फैली हुई है, इसलिए लोग लूटपाट भी कर रहे हैं। एन बहुत से डच लोगों से प्रभावित है जो यहूदियों को छिपाने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि वे दूसरों को बचाने के प्रयास में अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। एन चयक में बिताए दिनों को वापस देखती है और अपने अंदर आए बदलाव को महसूस करती है। यहाँ ये पंक्तियाँ बेहद महत्वपूर्ण हैं जो एन अपने बारे में लिखती है। 1942 में वह अपने आप को एक जिद्दी लड़की के रूप में देखती है। 1943 में वह अपने आप को उदास और अकेला महसूस करती है और अब 1944 में उसकी भावनाओं और आत्मा की भावनाओं के लिए एक नई गहराई है। तो इन 3 वाक्यों से हम ये जान पाते हैं कि 1942 में उसे समझ नहीं थी, वह नासमझ थी, अपरिपक्व थी। जब वह अज्ञातवास में आई मात्र 13 वर्ष की थी, और 13 वर्ष की एक लड़की के जो मनोभाव होते हैं वही मनोभाव 1942 में एन के थे। 1 साल रहते रहते उस एनेक्सी में वह अपने आप को अकेला महसूस करती है, बहुत उदास हो जाती है, अपनी स्वतंत्रता के लिए फड़फड़ाती है, लेकिन ये भी जानती है कि यहाँ से बाहर निकलना संभव नहीं है। और 1944 आते आते 15 वर्ष की होते होते उसके अंदर भावनाओं की, उसकी जो उसने महसूस किया, उसका जो अनुभव था, उसमें परिपक्वता आती जाती है, एक गहराई आती जाती है। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से एन के व्यक्तित्व में इन 2 वर्षों में, 3 वर्षों में कितना बदलाव आता है। बच्चों, डायरी यहीं समाप्त होती है और इसके बाद 1944 में अक्टूबर या नवंबर में एन को बर्गन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप वही कैंप है जहाँ पर यहूदियों को रखा जाता था, जहाँ उनके लिए गैस चैम्बर्स भी बने हुए थे उन्हें मार डालने के लिए, और गरीबी और भूखमरी के कारण, बीमारी के कारण वहाँ पर यहूदी बहुत बड़ी संख्या में मर जाते थे। इस कंसंट्रेशन कैंप में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की सही तिथि, सही समय अंदाज से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि अनेक लोगों के साथ उसकी मृत्यु हुई। ऑटो फ्रैंक को एन की यह डायरी मीएप उनकी कर्मचारी देती है, जो इस डायरी को संभालकर मेज़ की दराज में रख देती है जब ऑटो फ्रैंक के परिवार को नाजी सेना पकड़कर ले जाती है। ऑटो फ्रैंक इस डायरी को पहली बार 25 जून 1947 में डच भाषा में प्रकाशित करवाते हैं। उस समय इस डायरी को प्रकाशित करवाने के लिए ऑटो फ्रैंक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस डायरी को छापने के लिए कोई प्रकाशक तक नहीं मिल रहा था। फिर जब यह डायरी डच भाषा में छप गई और इसके विषय में लोगों ने जाना, तो फिर स्वयं प्रकाशकों ने आकर 1952 में
इसका अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किया, जिसका नाम था डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और तब से लेकर आज तक यह डायरी संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरियों में से एक बन गई। आज भी जब भी किसी डायरी के बारे में बात होती है तो सबसे पहले द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल की बात होती है, जिसे एन फ्रैंक ने लिखा, जिसे एन फ्रैंक ने तब लिखा जब वह मात्र 13 से 15 वर्ष की थी। तो बच्चों, ये डायरी हमें बहुत सारी सीख देती है। आज जब हम लॉकडाउन के समय में घरों के भीतर बंद हैं तो हम एन की उस पीड़ा को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भय और आतंक में उसने अज्ञातवास में अपना जीवन बिताया होगा, लेकिन हर समय जीने की आस लेकर वह अपने जीवन को जीती रही। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन को जीना है, आशा से भरकर कि आज अगर अंधेरा है तो कल रोशनी से भरी सुबह ज़रूर आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ इस पाठ को, जिसका नाम है डायरी के पन्ने। यह पाठ 2 वीडियोज़ में एकत्रित किया गया है, संकलित किया गया है, क्योंकि पाठ लंबा है और एक वीडियो में उसका आ पाना संभव नहीं है। बच्चों, मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न दिए थे और प्रश्नों के अलावा भी यदि आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इस पाठ के विषय में, तो आप मेरे इस पेज पर दिए गए ब्लॉग के पेज का लिंक देख लीजिए और इस लिंक पर क्लिक करके आप हिंदी आधार विषय के बारे में उससे संबंधित अनेक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा है आप ब्लॉग पेज खोलेंगे, ब्लॉग पेज से अपनी सभी कठिनाइयों का निवारण करेंगे। बच्चों, इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए। नमस्ते बच्चों।